बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हर प्रोग्राम के शुरू में मैं कहता हूं, अब भी कहूंगा, ये मास्क है, इसका इस्तेमाल जारी रखिए। बेशक आपने वैक्सीनेशन करवा भी ली है, वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखिए और वैक्सीनेशन करवाइए। बड़ी कामयाब वैक्सीनेशन कैंपेन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत चला रही है। अच्छी बात है, सबको इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। एक घिसा पिटा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन मसला ये है कि वो या अपनी सियासी मौत खुद मरेगा या ये तमाम अपोजिशन जमातें उस टॉपिक को, उस पूरे फोरम को खुद सियासी मौत उसकी मारेंगी। वो है पीडीएम। अब पीडीएम के अंदर कुछ रहा या नहीं रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकलने से, एएनपी के निकलने से उसके अंदर कुछ रह गया या नहीं रह गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस पीडीएम के अंदर एक वक्त में और आज भी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या वाकई अपोजिशन उस ढंग से करना चाहती है जिस तरह से अपोजिशन हो रही है? क्या वो अपोजिशन मफाहमती अपोजिशन करना चाहती है या मज़ाहमती अपोजिशन करना चाहती है? और अगर वो मज़ाहमत दिखाना भी चाहती है तो वो मज़ाहमत किसको दिखाना चाहती है? और अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा का मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ है तो इनमें से इमरान खान साहब को ज़्यादा बेनिफिट कौन कर रहा है, फ़ायदा कौन पहुंचा रहा है? क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून आपस ही में लड़ती रही, एक दूसरे के साथ ही वो उलझते रहे जमात के अंदर, तो इमरान खान साहब की हुकूमत का तो बहुत फ़ायदा होगा। आज इसी के ऊपर अपनी प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। सवाल यहाँ ये भी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, आज इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जितने बुरे हालात रहे हैं पिछले 2.5-3 सालों के अंदर, ऑब्वियसली वो यही कहते रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है, बल्कि सारा बिगाड़ ही पिछली हुकूमत का है। तो इन 2.5 सालों के अंदर तो पीडीएम अगर सिंसियर होती अपने कॉज से और आवाम के लिए बाहर निकलती तो ये हुकूमत गिरा चुके होते। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है। ये नाकाम इसलिए हुए क्योंकि इनका मकसद महज अपने केसेस ख़त्म करवाना था। ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित होती है आज जब बहुत कुछ हो चुका है और हाइंडसाइट से हम चीज़ों को देख रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शरियार आफरीदी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, मरकज़ी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका तारड़ साहब। और शैला रज़ा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट सिंध के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपका भी। क्योंकि ये बात शुरू होती है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी एक इसे ओपिनियन समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जितने मर्जी चैलेंजेस हों, लेकिन एक चीज़ जिसने उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट पहुँचाई है वो ये आज की अपोजिशन है। यानी वो अपोजिशन जो अपने आप से ही एक दूसरे से ही लड़ रही है। अब जिस जमात का मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहाँ जो स्प्लिट है वो स्प्लिट ऐसा नहीं है कि जो किसी को नज़र ना आए और हर कोई इसे डिनाई करता रहा है कि ये स्प्लिट मौजूद नहीं है। जी बेसिकली एक ही पार्टी है, एक ही बयानिया है, राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन मौजूद है। अब आप ये ज़रा क्लिप्स देखिए। एक तरफ जनाब शहबाज शरीफ हैं जो कि पार्टी के सदर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उनका मौक़िफ़, और दूसरी तरफ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनिए। जो पार्टी अपने ज़बान से फिर जाए, जिस पर हम एतमाद ना कर सकें, उसकी पीडीएम में गुंजाइश नहीं है, उनकी जगह नहीं है पीडीएम के अंदर। पहली बात यह है कि कोई पार्टी पीडीएम में अकेली मजाज नहीं है कोई फैसला देने की, निकालने की या रखने की। क्या हम माजी के कैदी रहें? देखिए, हम ये चाहते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। नवाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात, तो ये नॉन स्टार्टर है। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके सके भाई हैं, हम भी उनके भाइयों की तरह हैं। 32 साल में इंसान भाई बन जाता है, तो मैंने कभी पैर पकड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर आपके पास दलाइल हैं तो नवाज शरीफ साहब बात सुनने वाले आदमी हैं। आमतौर पर जब इस तरह की बातें हम आम कॉन्वर्सेशन में देखते हैं ना, तो मुंह से ऐसे निकलता है ओ माय गॉड, या ना बंदा ऐसे मुंह पे हाथ रख देता है, वो यार ये क्या हो गया। तो तारड़ साहब, अब ये एक्शन तो मैं आपके सामने नहीं दोहराऊंगा। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर हैं, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। किसके? मियाँ नवाज शरीफ साहब के। ठीक है, उनके भाई हैं, वो तो ताज़ीमन कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो एक ताज़ीम का रिश्ता उनमें बिल्कुल है और मजबूत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं जी मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ, किस बात के लिए? दूसरी तरफ
मुशावरत की बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि अगेन एक मैच्योर बात है। अब वो इदारों के साथ हो, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ हो, जिसे शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये नॉन स्टार्टर है। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हुकूमत ने आपका क्या बिगाड़ना है? आप तो अपना खुद बिगाड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को अपने वालिद की जगह समझते हैं, बिल्कुल, और 30-35 साल की सियासत के अंदर जिस तरह का भी उनका एक सियासी एक नज़रिया रहा है, जो उनकी सियासी अप्रोच रही है, वो जैसी भी रही हो, कभी उस अप्रोच से उनको कोई फ़ायदा उठाते हमने नहीं देखा। मुखलिस एक पार्टी के वो रुकन के तौर पे हमेशा अपना एक मशवरा देते हैं और दिल खोल के देते हैं। तो उन्होंने ताज़ीमन तकरीमन एक बात की है भाई के पैरों को हाथ लगाने वाली, मगर ये कोई ना समझे कि शहबाज शरीफ साहब के पास दलील नहीं है तो इसलिए वो पैरों को हाथ लगाने की बात की है। जितनी दलील के साथ और जितने लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ शहबाज शरीफ साहब अपना केस प्रेजेंट करते हैं, पार्टी मीटिंग्स में भी, पार्टी के इजलासों में भी, मैंने कम लोगों को देखा है। मतलब आप शायद भाई साहब को कह रहे हैं कि ये ना समझिए कि उनके पास नहीं, देखें, मैं सिर्फ इसका रिकॉर्ड सेट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो पैर को हाथ लगाने वाली बात की वो ताज़ीमन तकरीबन ज़रूर की, मगर उनके आर्गुमेंट में लॉजिक, दलील, वो हमेशा दलील से बात करते हैं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। उन्होंने ये बात कभी ये कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहे, आप खाकान अब्बासी साहब को कह रहे हैं कि दलाइल हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। देखिए नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, देखिए पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस हो सकती हैं, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ नजरिए हो सकते हैं लोगों के, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुशावरत के बाद मियां नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं, अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, किसी को कोई शक नहीं है। वो जो फैसला कर दें बामी मुशावरत के बाद, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे शाहिद खाकान साहब हो, या कोई और पार्टी का रहनुमा हो, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सारे सरगर्म हो जाते हैं। तारड़ साहब मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुशावरत, कंसल्टेशन, ये हमारा पाथ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये नॉन स्टार्टर है। ये नहीं है कि मेरी राय मुख्तलिफ है, ठीक बात है। वो बात है नॉन स्टार्टर है, नहीं तो हो ही नहीं सकता यार, रिडिकुलस सी बात है। देखिए ना, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी जमहूरी पार्टियों में यही होता है, अगर एक शख्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो क्लियरली कह रहा है कि जी मेरी इख्तिलाफ राय है, मैं इस अप्रोच को नहीं मानता, ठीक है, उनका हक है, सीनियर नायब सदर है पार्टी की, उन्होंने अपनी एक अप्रोच पार्टी के सामने रखी है। मगर देखें, इन सारी अप्रोचेस को, इन सारी कंसल्टेशंस को, मशावरती अमल को सुनने के बाद होना वो है जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना है, उसको शहबाज शरीफ साहब भी ओन करेंगे, शाहिद साहब भी करेंगे, बाकी पार्टी भी करेगी। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। मेरे नजदीक एज अ पॉलिटिकल वर्कर और पार्टी के जो एक मरकजी मशावरती अमल है उसका भी मैं हिस्सा होता हूँ। नहीं, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं पार्टी के, मुझे तारड़ साहब गुजारिश है, ये बड़ा हेल्दी प्रोसेस है। आप इसे हेल्दी प्रोसेस बिल्कुल समझिए, लेकिन मसला ये है कि आप कहते हैं यू डोंट सी अ प्रॉब्लम। आपके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर और सपोर्टर और वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब को भी बड़े करीब से जानते हैं, वो हर कोई समझ रहा है कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम, आप लोगों ने लड़ना है या बात करनी है। 2018 के इलेक्शन में हमारा स्लोगन क्या था मुनीब साहब? हमारा स्लोगन था वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। कसम मैं आपको बताऊं, शहबाज साहब का ओपिनियन पता क्या वोट को इज्जत दो के बारे में? चलें, ये दोनों स्लोगन शहबाज साहब ही लेके चले ना इलेक्शंस में, और लोगों ने इस पे वोट दिया। हमने परफॉर्मेंस दे, वोट को इज्जत दो, बाद में देखा नहीं। देखें, हमारा स्लोगन क्या था? शहबाज शरीफ साहब जहां गए हैं, वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, ये हमारा स्लोगन था इलेक्शंस में, एंड इट वर्कड। हमें सबसे ज्यादा वोट मिले। पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो जहांगीर तरीन का जहाज ना आता, करप्शन के पैसे इस्तेमाल ना करते, तो आज भी पंजाब में हमारी हुकूमत होती। फिर देखिए दोनों चीजें ना, फिर आप मफाहमत मजामत साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ठीक कह रही हैं तो मैं जरा ये क्लिप चलवाऊंगा, फिर मैं जरा शहरियार आफरीदी साहब और शैला रजा साहबा से पूछूंगा कि मरियम साहबा जो को क्या कह रही है, इज इट मेकिंग एनी सेंस है? मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमा रही है, सुनिए जी। मैडम, मज़ामत का नजरिया चलेगा या मुफाहमत का? मुस्लिम लीग नून का 2 दिन से बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करेगा। अब इसके अंदर सवाल यह है कि दुश्मन अटैक करेगा, दुश्मन वो कौन है? इमरान खान साहब की हुकूमत है। अब मुज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। शहरियार आफरीदी साहब हमारे दोस्त हैं, जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, इन्होंने कहा दे डू नॉट सी अ प्रॉब्लम इन PMLN, फाइन, फेयर इनफ,
लेकिन आपकी गवर्नमेंट को शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमाना पॉलिसी से प्रॉब्लम है, या वो नुकसान दे सकती है, या मज़ामती सियासत जो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा फैक्शन ये कहता है कि नहीं मज़ाहमत की जाए, रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे तब मुफाहमत हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुनीब। मुनीब, वो एक कहावत है कि स्टक बिटवीन अ डेविल्स एंड अ डीप सी। आपने मेरे तारुल भाई को दोनों तरफ से वो किधर जाएं, एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके पीछे मरियम, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, फिर उनके बरखुरदार हमज़ा, और इनका ताल्लुक थोड़ा सा टिल्ड भी हमज़ा शहबाज और सलमान और शहबाज शरीफ साहब की तरफ है। तो आई फील सॉरी फॉर हिम। बट एक चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो हकीकत है वो कभी छुपती नहीं है, और आज पूरी कौम के सामने ये चीज़ आया हो गई है कि वेयर PMLN स्टैंड्स टुडे। PMLN इज डिवाइडेड, पोलराइज्ड, दो ग्रुपों की शक्ल में। अभी ये जो PDM की जो दावत दी, उसमें आप जरा शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, और फिर द वे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रिस्पॉन्ड किया, और रादर इन अ वेरी सटल मैनर जिस तरह शहबाज शरीफ को उन्होंने जवाबात दिए, तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, इन द राइटिंग इज ऑन द वॉल। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इख्तियार है कि अपनी सोच, अपने नज़रिए और जो भी उनकी फ़िक्र है उसके मुताबिक चलें। लेकिन असल चीज़ है क्या, PDM क्यों नाकाम हुई? ये जो सिलसिला बाप से शुरू हुआ, और जब मरियम नवाज बहन ने एकदम बिलावल जरदारी साहब को टारगेट किया, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नहीं था, ये बाप किसे कहा कि जो मेरे और आपके बीच में वादे हुए थे, यानी इनडायरेक्ट जरदारी साहब। और फिर उसके बाद ये जो कागज़ जो डस्टबिन में बिलावल साहब ने शो कॉज नोटिस, और फिर शो कॉज नोटिस को कुछ और नाम दिया गया। सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि जब आपके मफादात एक ना हो, जब आपकी नेकनीयती ना हो, जब अक्रॉस द बोर्ड इक्का ना हो, जब आपके अपने अपने एजेंडाज हो, तो फिर कभी भी उसमें अल्लाह की बरकत नहीं आती। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसी तरीके से एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के प्रोमिनेंट हो जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या फिर मरियम किसी तरीके से आगे आना चाहती थी। और फिर ये मैं आपको बताऊं, मेरे रब्बुल जलाल के दरबार में और लौह महफूल पे सब कुछ लिखा जा चुका है। तो आज वक्त की ज़रूरत क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अगर ऑपोजिशन है तो फिर ऑपोजिशन ऐसी करे कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऑब्जेक्टिविटी उसमें हो, और टॉप ऑफ दैट कि पाकिस्तान के मफादात प्रायोरिटी नंबर 1 हो। लेकिन जब हमने इनको PDM के प्लेटफॉर्म्स पे देखा, वहाँ पे तो मफादात अपने हैं, रियासत को चैलेंज करना, पाकिस्तान के खिलाफ बाहर जो तकरीरें हो रही हैं, फिर कंडेमनेशन ना होना, और फिर जो मिसाइल वाली जो कहानी उन्होंने वहाँ से सुनाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और फिर जिस तरीके से वो और उनके बच्चे, और शहबाज शरीफ साहब वो और उनके बच्चे आज अदालतों से बाहर बैठे हुए हैं, और इसी तरह एक साग डाकसार। सो आज पाकिस्तानी अवाम इनको असल पहचान इनको हो गई है कि ये लोग अपनी जात की बात करते हैं, इनकी मुल्क की मफादात, मुल्क के मसाइल इनकी प्रायोरिटी में कहीं पे भी नहीं है। बट अफरीदी साहब, बात ये है कि ये मैं सवाल वही है, आपने कहा इनकी प्रायोरिटी में नहीं है मसाइल, और आपने उस ब्रॉडर बात का जवाब दे दिया कि ये कामयाब इसलिए आपने इनफैक्ट रीड इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन PMLN को अगर आप फोकस करें तो PMLN की सियासत अपनी जगह ठीक है, आप इनसे इख्तलाफ करें, लेकिन जो बाई इलेक्शंस में कामयाबियां PMLN को मिली या ओवरऑल अपोजिशन को मिली, हुकूमत तो नहीं गिरी, लेकिन ये हुकूमत को इंतखाबी महाज पर पसपा करती रही PDM या ये तमाम अलायंस जो था, इसने इंतखाबी कामयाबियां हासिल कर ली। मेरा सवाल ये था कि आप बार बार इस बात को तो एम्फसाइज करते हैं, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ या PMLN इनकी पॉलिसी अगर लड़ाई वाली है वो आपको फ़ायदा देगी कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, या अगर ये मफाहमत करते हैं और अपने मामलात ठीक कर लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा? देखें जी, अपने मामलात ठीक करें ना करें, इनका अपना तरीक़ाकार है। तहरीक इंसाफ एक एजेंडे के साथ आगे चल रही है, और एजेंडा क्या है कि रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स बहुत पेनफुल होते हैं। हमने रिवायती सियासत नहीं
कि हम स्कूल टीचर्स को मिला के, पुलिस को मिला के, मुख्तलिफ इदारों के थ्रू हम बाय इलेक्शन जीत जाएं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे प्राइम मिनिस्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक है कि पाकिस्तान को बवर से निकालना, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करना, सबको साथ लेके चलना, और अकाउंटेबिलिटी प्रायोरिटी नंबर 1 है। दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। और इंशाल्लाह 2.5 सालों के बाद अब रिजल्ट कौम के सामने आने शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह जब हम 5 साल कंप्लीट करेंगे तो ये पीडीएम का और अपोजिशन का नैरेटिव पहली सेल नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह अपनी मौत खुद मरेंगे। अच्छा शैला राणा साहब, शहबाज शरीफ साहब तो मनाना चाह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने तो खैर एक बड़े आम एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने कह भी दिया कि किसी एक जमात को ये इख्तियार नहीं है कि वो ऐसे फैसले कर ले। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो कोशिश अभी करना चाह रहे थे, मुलाकातें भी उन्होंने शुरू की, दावतें भी देना शुरू की खानों के ऊपर, तो पहले ही कह दिया बिलावल साहब ने कि बस ठीक है ये फारग हैं, उधर से वो हाकान भाई साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यानी कि फिर रास्ते ख़त्म है, तो ज़्यादा फिर नुकसान आप किसने पहुंचाया पीडीएम को? शहबाज साहब तो चाह रहे थे कि वापस आ जाए पीपल्स पार्टी। अच्छा शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने ये जो कहा कि ये मुझे गिरा सकते थे जी। तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया था पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर 26-27 जमातों ने, तो उसमें ये बात सरे फहरिस्त है कि हमने ये बात ठानी थी कि हमने अपने मुल्क में किसी भी तरह से जमहूरियत को चलते रहने देना है। अदरवाइज तो जब पीएम सेलेक्ट कहा था तो उसके बाद गुंजाइश नहीं बनती थी, लेकिन दोनों पार्टीज़ की तरफ से ये बात हुई कि कदम बढ़ाएं इमरान, हम आपके साथ हैं, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये बात बड़ी तारीखी है कि एक पार्टी जो कि का दावा कर रही थी उसको दो बड़ी पार्टीज नहीं मान रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि आइए कदम बढ़ाएं। किस जगह इनका साथ देने की नहीं की। जो हमारी खारजा पॉलिसी थी इनके ज़माने में, कश्मीर के लिए उसे फिनिश होते देखा, हर चीज़ पे इनका ज़ीरो देखा। एक समरी भी अगर इन्होंने लिखी तो वो सही नहीं लिखी, हम साथ खड़े हो गए। हर चीज़ फैटअप से 2.5 साल के बाद ये नहीं निकल सके। जो सब है, यहाँ तक कि यूएनओ में अपने ही बंदे बिठा के तकरीर करके ये खुश हो गए। हमने कहा हाँ भाई तकरीर तो अच्छी थी। यहाँ तक अब बात हो गई इनके हटाने की, और जो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीज ये समझ रही थी, बड़ी पार्टीज, कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत गिरा के जैसी तैसी जमहूरियत है उसे कमज़ोर करना नहीं है। इन्होंने खुद, चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे चीनी का मामला हो, चाहे आटे का मामला हो, ये बात जरा थोड़ी सी मुझे इसने हिला दिया है कि सितंबर 2020 से लेकर और जब तक ये पीडीएम के अंदर कोई जान रही, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या मरियम नवाज शरीफ हो, हर किसी ने कहा जी अब गई हुकूमत, अब गई, ये 31 जनवरी को जा रही है, 30 दिसंबर को जा रही है। मैं बिल्कुल इस पे आ रही हूँ, मैं इसी पे, मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन इन्होंने खुद ऑपोजिशन को मजबूर किया कि वो मिनिमम एजेंडे पे तो यूनाइट हो ही जाए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियों की पार्टी पे मुश्तमिल है। उनके लिए बड़ा मरहला था, लेकिन चाहे दवाओं का स्कैंडल हो, आटे का, चीनी का, पेट्रोल का, हर चीज़ का जो आप कह दें जो बड़े बड़े आए, उसके बाद जो है वो पीडीएम को बनना पड़ा और पीडीएम बनी। और उसने एक मरहले भी तय किए, और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब को खुद वज़ीर दाखिला ने कहा कि 13 लोग बिक गए थे, उनसे एतमाद का वोट लेना पड़ा। और आप जैसे मुबस्सरीन, आप जैसे लोगों ने प्रोग्राम किए तो लोगों ने कहा कि हुकूमत हिल गई, उसमें दरार आ गई। तो अब जब ये चीज़ आगे बढ़ रही थी तो जो कुछ देखने में आया वो आपने देखा कि पीडीएम अब PMLN प्लस हो गई है। ठीक है, मेरी समझ में ये आ ही नहीं रहा, नहीं मेरी समझ में ये आ ही नहीं रहा कि हमसे तो आपने ये तय ही नहीं किया कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएंगे। उसमें तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लेंगे था ही नहीं, ये ऐलान हो गया। और ये बता दीजिए किसने नुकसान पहुंचाया पीडीएम के कॉज को? दोनों JUI और PMLN ने। और आप देख भी लें, सुन लिया मैं बस जरा सी बात कर लूं। इसके बाद सुन लें आप, इसके बाद सुन लें।
आपने कहा कि इस्तीफे देने चाहिए, आपने पीपल्स पार्टी पे सब कुछ कर दिया। थोड़े दिन बाद आपने कहा कि मियां साहब ने ये कहा है मुझे कि इनको सियासी शहीद नहीं करना, ये लोग खुद गिर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपकी इस्तीफे देने वाली पॉलिसी गलत थी, आपके यहाँ से और आज भी बात आ गई, तो हमसे किस बात का झगड़ा? अब भी नहीं दिए। अच्छा, आप है ना मुद्दतों के बाद बैठ रही है, मुद्दतों के बाद पीडीएम बैठ रही है, इस्तीफे की बात नहीं हो रही। जद्दोजहद करेंगे हुकूमत के खिलाफ। मई के आखिर में, जुलाई के आखिर का जलसा कहाँ रख रहे हैं जी? सिंध में। ठीक है, ठीक, ग्रैंड इनकी जद्दोजहद हुकूमत के खिलाफ सिंध में जलसा रख। ठीक है, चले, मैं इस सारी सूरत हाल में ना, मुझे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सबसे कंफर्टेबल है वो आप देख भी सकते हैं। अफरीदी साहब कितने मजे से बैठे हैं, अभी शायद चाय भी पियेंगे, जूस पियेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनको टेंशन है ही कोई नहीं। और जो जिस ऑपोजिशन ने हुकूमत को देनी थी, ना कुछ करना है ना टेंशन है। टेंशन है अभी जहांगीर तरीन वाला मामला, ना कुछ करना है ना टेंशन होने जा रही है। अच्छा, नहीं, दूसरी बात, दूसरी बात, शेख रशीद ये कहते हैं असल्ट ऑफ टाइम वजीर आला सिंध देता है। नहीं सर, नहीं, ये वो इमरान खान नहीं जो 2018 में आया था, थका हुआ, हारा हुआ, हम तब वो इमरान खान है। आप क्या समझते हैं? अच्छा, चले एक ब्रेक के बाद फिर डिबेट कर लेते हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात भी हो जाती है एक ब्रेक के बाद। आज एक इजलास ज़रूर होना था PMLN का, कोई ग्रैंड डायलॉग के ऊपर, लेकिन वो अभी तारड़ साहब बता रहे हैं पोस्टपोन हो गया। सारे अच्छे काम जो है वो पोस्टपोन ऐसे ही हो जाते हैं बहरहाल। लेकिन तारड़ साहब, डिवाइडेड एंड पोलराइज्ड PMLN, आपस में आप लोग लड़ लिए, आफरीदी साहब उधर रिलैक्स बैठे, आपने कहा कि जी तरीन साहब अभी अरेस्ट होने वाले हैं, चले अगर होने भी वाले हैं मुझे नहीं पता, तो आप लोगों की सारी सियासत तरीन साहब के अरेस्ट होने और ना होने पर रह गई है? नहीं, कतई नहीं। देखें इमरान खान साहब किसी बहुत बड़ी भूल का शिकार हैं, उनको गलत फहमी है। अगर उनका ख्याल है ना कि ये पिछले 3 साल में चीनी का स्कैंडल आया, आपने शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट की और यहाँ पे चीनी की किल्लत हुई है, शायद खुर्दनोश महंगी हुई, तो ये कोई करप्शन नहीं हुई, करप्शन हुई है। चीनी में लोगों ने पैसे कमाए हैं, आपके अपने लोगों ने कमाए हैं, माफियाज आपके साथ बैठे हैं। सेम गोज फॉर आटे का स्कैंडल। आज भी आप देखें, जो आटा माफिया था वो सारा इनके साथ है, कोई एक बंदा गिरफ्तार हुआ हो। अद्वियात का गबन हुआ करोड़ों रुपए का, आमिर कियानी आज भी सेक्रेटरी जनरल है। और रिंग रोड पे मैं सदके जाऊं, लॉर्ड ऑफ द रिंग रोड के जो वजीर आजम है नाम नेहाद, जुल्फी बुखारी मरकजी मुलजम है, इस्तीफा लिया हुआ है। किसी FIA, किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कान पे जूं नहीं रिंगी, प्राइवेट जेट पे वीकेंड के लिए दुबई जाता है और कोई नहीं रोकता। यानी शहबाज शरीफ साहब कोर्ट ऑर्डर के तहत बाहर जाना चाहें, एयरपोर्ट पे आप उनको रोक लेते हैं। जुल्फी बुखारी 2 अरब 30 करोड़ रुपया एक तो जो अदा हो गया, प्लस कई 15-20 अरब रुपया जो बढ़ गया उस प्रोजेक्ट का, उसका मरकजी मुलजिम है। आप वीकेंड पे उसको इजाजत देते हैं। ये जो था ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन दौर, जिसमें आटा, बिजली, गैस, अद्वियात, LNG, आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, 5-6 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई के अंदर है इमरान खान साहब का, क्योंकि इनके ATM ने तबाही और बर्बादी की है इस मुल्क के अंदर। अगर ये जिम्मेदार ना हो, ये सच कहा करते थे 2014 के धरनों में कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। हमें पता नहीं था। जब महंगाई बुलंद तरीन सतह पे गई, और आप रूरल एरियाज को देखें जहां फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है 15% पे है देहाती इलाकों में, जो पाकिस्तान का अनाज उगाने वाले लोग हैं, अब ये जो मर्जी नौसरबाजी करें कि जी अब ये PDM डिवाइड हो गई, फलां हो गया। हमने अल्लाह के फजल से नौशहरा से लेके आपके PK से शुरू हो, लोगों ने इनके खिलाफ अदम एतमाद किया है। हर बाई इलेक्शन के अंदर कराची जैसे शहर ने इनको TLP से नीचे वोट दिए। मैं क्या कहूं, वहां पे फैसल वाडा जिस तरह भी जीता था धांधली करके 2018 में, आप छोड़ दें इस बात को, कराची में 6ठे नंबर पे आए हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया इस मुल्क में आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में, जब भी होता है, 2023 में हुआ, उससे पहले हुआ, इनकी जमानतें जब्त होनी है। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, गुलाम सरवर खान अगला इलेक्शन इनसे नहीं लड़ना चाहता। हमारे गुजरांवाला का राना नजीर अगला इलेक्शन इनकी पार्टी में नहीं लड़ना चाहता। मेहदी हसन भट्टी हाफजाबाद से अगला इलेक्शन इनकी पार्टी से नहीं लड़ना चाहता। लाइनें लगी हुई हैं लोगों की जो कहते हैं कि अगली दफा किसी 3rd क्लास पार्टी का टिकट ले लेंगे,
हम आजाद खड़े हो जाएंगे, पीटीआई की टिकट महंगाई की वजह से हमें बहुत महंगी पड़ेगी। ये ऑन ग्राउंड हालात हैं, मगर बहुत अच्छी एक हमें खुशी है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, जो फिगर फजिंग कर रहे हैं, जो एक अहमकों की जन्नत में रहते हैं। की ग्रोथ फिगर फजिंग है। ये ग्रोथ अगर रियलाइज हो गई ना तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रही है। इन्होंने पहले भी दिसंबर में 3.3% कहा था, वो 1.9% निकली बाद में। ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान और एक ये लेके आ रहे हैं ना फील गुड फैक्टर बजट से पहले, जो इन्होंने कर्जे लिए हैं 20,000 अरब से ऊपर के कर्जे लिए, मुझे बताएं ना कहाँ लगे हैं, कहाँ गए हैं, किसने खाए हैं? नदीम बाबर कहाँ पे है? एनर्जी पॉलिसी बना के काबीना से निकल गया है। मैं जरा अपना आफरीदी साहब मुझे जरा प्लीज ये बता दीजिए, मेन बात आपने कहा कि देखिए हुकूमत का था ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ, ये अभी इन्होंने इतने ज़्यादा इश्यूज गिना दिए। वो जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर इन्हें इतराज़ है कि शहबाज साहब को कोर्ट इजाज़त देता है, आप निकाल लेते हैं जी, PNIL में नाम था। यहाँ जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है क्योंकि लेट मी क्लैरिफाई, इल्ज़ाम है, वो चले जाते हैं जी, इनको एतराज़ है वो क्यों चले गए प्राइवेट जेट पर वीकेंड गुजारने के लिए। ये मदीना की रियासत, मदीना के तर्ज के ऊपर बनी हुई रियासत के अंदर ये क्या हो रहा है? अच्छा मुनीब, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया जब तारड़ साहब बात कर रहे थे, और आई होप कि मुझे आप टाइम देंगे। जी प्लीज। नंबर 1, जुल्फी बुखारी का नाम बिल्कुल रिंग रोड की इंक्वायरी में नहीं है। उसके बावजूद मॉरल करेज देखें, उन्होंने रिजाइन किया और मॉरल करेज की कि जो इंक्वायरी बिठाना है, जो चीज करानी है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम डालना है, जो भी करना है, आई एम ओपन फॉर दैट। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कहा कि जी ये फिगर फजिंग हुई है, फलाना हुआ है, डिमकाना हुआ है। अगेंस्ट डॉलर रुपी को तगड़ा रखने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर किसने रखे? मोर देन 20 बिलियन US डॉलर। वो किसके पैसे थे, कहां गए? अब पाकिस्तान ग्रोथ रेट 3.94, ये शहरियार अफरीदी, इमरान खान या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे, ये मूडीज कह रहे हैं। बम्पर क्रॉप, 4 बम्पर क्रॉप्स हैं। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 जो है बिलियन इन्होंने छोड़ा था, और आज 950 करोड़ सर। पाक वैक्सीन, पहली वैक्सीन पाकिस्तान ने बनाई। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड ट्रेडिंग, एक दिन में 2 अरब हिस्से का कारोबार। फिर इसी तरह इंडस्ट्रीज 9%, कंस्ट्रक्शन 8%, एग्रीकल्चर 2.8%, सर्विसेज 4.4% इंक्रीज। फिर ये जो भी पैलेस्टाइन हमास, जो लीडरशिप स्किल्स, फॉरेन पॉलिसी, सब ने देखा। सऊदी और ईरान के बीच में, UAE और कतर के बीच में, कतर और सऊदी के बीच में। फिर जिस तरह इंडिया को अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान में तालिबान को और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को और US को, फिर रशियन इन्वेस्टमेंट इन गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये है जनाब 1122 किलोमीटर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। इसी तरह इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ऑन पाकिस्तान ग्रीन बॉन्ड, 500 मिलियन डॉलर। एक मिनट ना जी, एक मिनट, आपने उनको मौका दिया था, उतना टाइम मुझे भी मिलना चाहिए। 1.7 बिलियन US IT एक्सपोर्ट्स। अब मुझे बताएं, नैब ने 19 साल में 290 अरब रुपए रिकवर किया था। इन 2.5 सालों में 484 अरब नैब ने रिकवर किए हैं। डैम्स बन रहे हैं, 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इसी तरह ट्रैक्टर सेल, इसी तरह मोबाइल्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। ट्रैक्टर सेल मोर देन 60% इन पाकिस्तान। वो लोग जो रिसीविंग एंड पे थे, एहसास 1,75,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए। सबसे बढ़कर ये आपने बड़ा तफसील से एक्सपैंड किया है, गुजारिश है क्योंकि आपने बड़ा तफसील से किया है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो आपने इतनी माशाल्लाह लंबी लॉन्ग विंडेड लिस्ट दी है, इनको ये क्यों नजर नहीं आता सब कुछ, और इनको ये क्यों लगता है कि आपकी हुकूमत नजर नहीं आ रहा में है? इनको इसलिए नजर नहीं आ रहा। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं इनको एक ऑफर देता हूं। ये कहते हैं कि जी शुगर में, वीट में और पता नहीं मेडिसिन में, तो आए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, तमाम रिफॉर्म, नैब के हवाले से कि FIA इनको पकड़ नहीं रही, फलाना एक्शन नहीं लिया जा रहा, BRT के हवाले से, तो आए पार्लियामान में, आए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, लेजिस्लेशन आए, जुडिशल सिस्टम में जो लेकूनाज हैं प्रोसीजर, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पे 100 के करीब गवाह हैं, अभी तक सिर्फ 12 अपीयर हुए हैं और उनमें कितना टाइम लग रहा है। इसी तरह मैं आज अब इनको कह रहा हूं कि आज अदालतें आजाद हैं, आए इनको पीनलाइज करते हैं मिलके जिन्होंने मुल्क को लूटा है। आए, आप पार्लियामान की तरफ आए, आप पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान के इदारों के साथ जो ओवर द ईयर्स आपने किया है, आज हमें लेक्चर्स दे रहे हैं। आज हमें बाहर से बैठ के आप मफरूर, आपका लीडर मफरूर बैठा हुआ है, आपका फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मफरूर बैठा हुआ है। उनके बेटे कहते हैं हमारा पाकिस्तान में ट्रायल नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करें, आपके इस मुल्क से लेना देना क्या है? आपने जो मुल्क के साथ कर दिया और अभी इन हालात में फैटफ में आपने जो परसेप्शन क्रिएट की है, एनआरओ जो आप डिमांड करते रहे वो आपको नहीं मिलेगा। आए, अदालतों का सामना करें और फेस करें इनके लीडर। चले ठीक है, जो 30 से ज्यादा आपने जब ये फैटफ के हवाले से 30 से ज्यादा मेरे ख्याल में आपने तमाम वो सिक्के जो है क्यों नैब खत्म करने के लिए कहीं। अब ये तकरीर है तो हम भी कर सकते। नहीं आप बिल्कुल तकरीर कीजिएगा। मुझे ये जलसे वाली तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर की अफरीदी साहब ने, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। तकरीर नहीं थी, ये हकीकत है, जो हकीकत होती है। अपने लीडर को बुलाएं। नहीं हमारा लीडर ना, आपने इजाजत दी थी ना, वो अपनी मर्जी से आएगा, कर लो जो करना है। हम बैठे हैं अदालतों में भी फेस कर रहे हैं। आप लोगों का जो नैब न्याजी गठजोड़ है वही अदालत जो मफरूर करार देती है, वही फैसल वाडा को एनआरओ देती है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने एनआरओ नहीं दिया फैसल वाडा को? बोले बताएं। वही अदालत आपके लोगों को एनआरओ देती है। आपको साकिब निसार ने साकिब और अमीन करार दे दिया। जो मर्जी करते फिरे, बड़ी करेज है हमारे में, करेंगे फेस आपको। आपकी आदि काबीना इंशाल्लाह जेल में होगी। जमा रखें, मुनाफिकत खत्म। 8 साल से केपीके में हुकूमत है, करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं आपने। एहतसाब कमीशन बंद है, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, बातें करते टीवी पे आके सारे हमारे प्रोजेक्ट गिना के आगे अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी का जो करना कर ले, आपकी जो करना कर ले। नीलाम हो रही है, हम आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन के आएंगे, आपको जेल में डालेंगे। चलें ठीक है, एक मिनट मैं शहराज साहब के पास जाना है। ठीक है, एक ब्रेक ले ले जी, शहराज साहब के पास। शहराज साहब आपके पास एक सेकंड, मैं अपनी गाड़ी नीचे से चेक कर रहा हूँ जी। गलत पार्क हुई? नहीं वो अफरीदी साहब के साथ बहस हुई है, कोई पता नहीं कोई पुड़ी छुड़ी डलवा दे मेरी गाड़ी के अंदर, हेरोइन ना निकला है वहां से। तो मैंने कहा मैं जरा गाड़ी चेक करूं, किसी को कह दे मेरी गाड़ी नीचे चेक कर ले। वैसे अगर मैंने कह भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशान ना हो, जान तो अल्लाह को देनी है। अब अफरीदी साहब उठ के जा चुके हैं, अब आप ये गलत बात है, आप उनके पीछे से ठट्ठे लगा रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि वो जा चुके हैं, लेकिन जान तो अल्लाह को देनी। नहीं जान तो बिल्कुल जी बेशक अल्लाह ताला को ही देनी है। बट शहलाल साहबा, अफरीदी साहब इतना ज्यादा माशाल्लाह बोल के गए अदालत में देने नहीं, लेकिन वो बोल के गए कि भाई अगर उनकी हुकूमत ने या उनके कॉलीग्स ने कुछ किया है तो आप अदालतों में ले जाएं। ये सीधा आम सा हिसाब है, उन्होंने सादी बात की है, तो ले जाएं आप लोग अदालतों में। अच्छा देखें, बात यह है कि हमने तो नहीं दावा किया कि रियासत मदीना के दाई हैं हम, वो हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अगर वो कहते थे कि अगर हम पे आएगा मसला तो हम अपने हाथ से हिसाब शुरू करेंगे कि हमारा एहतसाब करो, तो पार्टी फंडिंग केस चलवाएं, धड़ाधड़ काम कराएं। अच्छा, जान बेशक अल्लाह को देनी, लेकिन सबूत अदालत में देने। आपने ऑपोजिशन को पकड़ा हुआ है, सबूत दे, बात खत्म करें। अब आप देखें कि हम भी तकरीर कर सकते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे थे उनसे, वो चले गए क्योंकि इन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने अपनी मफाहिमत की इसलिए नाकाम रहे। हमने इनसे क्या इंसेंटिव लिया? ठीक है, हमें बता दें। अगर फरियाल टालपुर साहिबा को बारो बार अलीमा बाजी की तरह एनआरओ मांगा हो तो बताएं। अगर आमिर कियानी की तरह, एक तो अभी फिर 15% जो है दवाओं पे कीमतें बढ़ गई और वजीर आजम बहुत खुश हैं कि सब कुछ सही होने जा रहा है, पेट्रोलियम की भी प्राइसेस बढ़ने की इत्तला है आज रात। तो मेरा ये कहना है कि ऑपोजिशन ने नवाज शरीफ साहब को आपने भेजा है ना बाहर, आप जवाब दें। लोग तो यही कह रहे हैं कि हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि ऑपोजिशन को उलझाया और नवाज शरीफ को बाहर भेजा सजा के बाद।
लेकिन अच्छा बात यह है कि अब हुकूमत तो इस वक्त आफरीदी साहब जान नहीं है, हुकूमत की जान छोड़ दें। मुझे सिर्फ ये बताएं, वो हुकूमत, ये तो वज़ीर-ए-आज़म का ताना आपके लिए बिल्कुल, और मेरे ख्याल में बड़ी तलखी है इसके अंदर, और अगर महसूस हो तो अपोजिशन के लिए ये कोई बाइसे फ़ख्र बात नहीं है कि ये तमाम अपोजिशन इकट्ठी हुई PDM के प्लेटफॉर्म पे, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं हटा सकी, हुकूमत को नहीं गिरा सकी, लिहाजा वो कह रहे हैं आपका कॉज ही बड़ा, बड़ी माजरत के साथ, बड़ा 2 नंबर किस्म का था, लिहाजा आप लोग अपने केसेस के पीछे पड़े रहे अपने मफाद के लिए। आप लोगों के साथ, अगर अवाम के साथ होते तो हुकूमत गिर जाती। मुनीब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनसे किस स्टेज पे खड़े होकर कहा कि जरदारी साहब के मुकदमे खत्म कर दो, फरियाल साहिबा को क्यों गिरफ्तार किया था, खुर्शीद शाह को आजाद कर दो। पूछा ये कि भाई ये क्यों है अंदर, जब आमिर कियानी अंदर नहीं, खुसरो बख्तियार अंदर नहीं, आप खुद पार्टी फंडिंग केस में स्टे पे स्टे ले रहे हैं, और पता नहीं पूरी हिस्ट्री सबको पता है कि कितना क्या कुछ हो चुका, सबको मालूम है। पेट्रोल वाले मसले में नदीम बाबर नहीं और अलीम खान जो हैं वो पंजाब के सारे, फिर ये जो एक ऑर्डिनेंस का मसला है जो इन्होंने पास किया था कि 2% दे दें वो जो गैर कानूनी कॉलोनीज हैं और मामले हल हो जाएंगे, ये इसी का चक्कर था। अच्छा। ये जो रिंग रोड सामने आया है ना, सरवर खान जो है जिनके भतीजे और बेटा MNA में, उनसे भी तहकीकात नहीं हो रही, वो भी इसी के अंदर है सब कुछ। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ी अनोखी बात थी कि PDM बनी, लेकिन अगर नहीं चल सकी तो कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया में अगर मुख्तलिफुल ख्याल अपोजिशन पार्टी हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ मिनिमम एजेंडा पे यूनाइट हो जाएं। हमारा अपना रोल है असेंबली के अंदर एज अपोजिशन, और असेंबली में इशू टू इशू ही जो है वो हुकूमत के साथ होता है। देखते हैं कि हुकूमत क्या सही लाती है, क्या गलत। हमने अपने हिस्से के सारे केस लड़े हैं, चाहे हमारे जजीरों पे इन्होंने कब्जे का वो लेकर आए हो मसला, या अभी वजीर दाखिला को जो इन्होंने भेज के बॉन्ड की कोशिश की थी लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे, वो गड़बड़ नहीं की उन्होंने, या हमारे पानी का मसला। हम लड़ रहे हैं, ठीक है तारड़ साहब, हम लड़ रहे हैं। और शेख रशीद ने कहा था कि सबसे टफ टाइम जो है वो मुराद अली शाह दे रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, बजट आने वाला है, अब शहबाज साहब ने क्या करना है? वो अपोजिशन लीडर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, आप लोग ये बजट पास होने देंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी का वोट उसमें शामिल है, ठीक है। और जो पार्लिमानी सियासत है उसका बहुत फ़र्क है PDM की सियासत से, वो एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स है, वो और तरह का एक कम्प्लेक्शन है। और मैं ये समझता हूँ कि PTI वालों को बहुत ज़्यादा इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है अपने मेंबरान पे। हम अपोजिशन वाले PDM का एक अपनी जगह पे मामला, हम पार्लिमानी सियासत में और ये बजट के हवाले से मुत्तहिद होके आ रहे हैं, और हम इंशाल्लाह एक मेंबर अपना पूरा करेंगे, इनको पूरा टफ टाइम देंगे, शैडो बजट भी बनाएंगे, और ये जो IMF के तहत अवाम दुश्मन दोबारा बजट लाने जा रहे हैं इसको मुस्तरद भी करेंगे। तो ये जो 10-12 मेंबर है ना जो हमारे साथ अक्सर औकात राब्ते में रहते हैं, PTI वालों को चाहिए और उनकी तरफ तवज्जो दें, ये ना हो कि बजट पे वोट ही फेल हो जाए इनका। 10-12 मेंबर्स के नाम अगली दफ़ा ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल ज़रूर। इसका प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफ़िज़।